कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। जो बची है एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। आदरणीय सरपंच महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बाल भारती स्कूल की छात्रा गरिमा अग्रवाल आज आप सबके सामने देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। आज़ादी, आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। आज़ादी के पहले जब लोग रंगदे बसंत की चोला की एक ही आवाज पर अपने टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में खौलता हुआ 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजों की शासन में की जड़ों में तूफान ला देता था। उस समय देश के लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे और अपनी देशभक्ति को साबित करते थे। उस समय 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की चोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पूरे जिस्म में कहीं कहीं बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, पर मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और पत्र लिखकर कहा करती थी कि पुत्र मेरे न घबरा जाना, एक इंच भी पीछे न हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। उस समय देश बलिदान मांगता था, उस समय देश लड़ जाने को कहता था, उस समय देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश मर जाने को नहीं कहता, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। लेकिन मेरे विचार में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ कर रहा है तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी पर 3 रंगों को रंगना ही देशभक्ति है। और अगर आप कहेंगे इस साल में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? वो उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने में मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तो परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तो दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है, और कब्रिस्तान भी तेरा है। और आज हमारे देश की देशभक्ति केवल देशद्रोहियों से नहीं बल्कि तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाता है। कर्रा उठती है उस देश की देशभक्ति जब मुसीबत में पड़े लोगों को की जान बचाने के बजाय हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज इस दौर में वो युवा जिनकी जिम्मेदारी थी कि अपने देश, अपने राष्ट्र को की आशाओं को बांध कर रखने की, वो युवा आज 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों की घर्षण मात्र से ही अपनी भावनाओं की इमोजी भेजते रहते हैं। 400 वोट का काम मेरा रोज का, अरे भारत देश का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग और
भूखे नंगे तरसते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तरसते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न ये सरकार मेरी है, न रब मेरा है। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। हमारे समाज में एक वैचारिक बीमारी यह भी है कि हम मानते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। लेकिन जहाँ यहाँ हिंदू पैदा होते हैं, हिंदुस्तान में हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि आज यहाँ इंसान पैदा नहीं होते, आज यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है। एक राष्ट्र निर्माण के लिए सिर्फ एक अच्छे इंसान की जरूरत है, सिर्फ एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोचिए, पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। हमारे देश की एक शैक्षिक बीमारी यह भी है और बड़ी आश्चर्य की बात है, जब जो देश पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की बुनियाद दी थी, विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद दी थी, आज पूरे विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता है। आज हमारे पास IIT, IIM, NIT जैसे कई शिक्षण संस्थान है, लेकिन दूसरी तरफ गरीबों की बेरोजगारी के लिए गरीब बेरोजगारी के समाज में खड़े हो गए। सर्व शिक्षा अभियान का सिर्फ झुंझुना पकड़ा देते हैं उनको। और इस शैक्षिक बीमारी का सिर्फ एक कारण है, वो ये है कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनती है, एक जो विद्वान है और दूसरे को जो धनवान है। ऐसी गजब की बीमारियां अनेक है हमारे देश में और इनका कारण सिर्फ हमारा अंधविश्वास है। और हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक हमारे देश के युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत देते रहेंगे, जब तक हमारे समाज का शिक्षित वर्ग भी बिल्ली के रास्ता काट जाने पे खड़ा हो जाएगा, जब हमारे समाज में ऊंच नीच की भावना रहेगी, तब तक हमारे देश का राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब होगा जब महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब होगा जब हमारे जाति का संरक्षण नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण पे बात की जाएगी। हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब होगा जब स्वच्छ भारत अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पे चलने वाला हर एक नागरिक अपना हाथ बटाएगा और स्वच्छ भारत को अपने पूरे दिल से अपनाएगा। हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सलीम, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान्य मूल्यों के आंकड़ों में जिन निश्चित अखंड भारत को खंड करता रहेगा, तब तक हमारे देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकरें पहाड़ से नहीं छोटे छोटे पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this motherland, and I am proud of being an Indian. हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना होगा। मैं सैल्यूट करती हूँ सरहद पर खड़े हर उस जवान को जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे देश की पुलिस, प्रशासन और किसान को, और हमारे देश के हर उस नागरिक को जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। और अगर बुलंद होंगे हौसले अगर
तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। और पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत ही शानदार। बाल भारती स्कूल की छात्रा गरिमा अग्रवाल के द्वारा आजादी